हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा और कूलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किया। आज हम लोग कूलम्स लॉ के और अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें वेक्टर्स आने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर +12 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, यहाँ पर +6 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, यहाँ पर +3 कूलम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सवाल कैसा बनाया जा रहा है। यहाँ पे +9 कूलम का होता है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर +2 कूलम है चार्ज, और यहाँ पर +1 कूलम चार्ज है, और फिर यहाँ +4 कूलम चार्ज है, यहाँ +5 कूलम। ठीक है, यहाँ बोला गया कि इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया, मान लेते हैं Q, या ऐसा करते हैं ना, इसे मान लेते हैं सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है वो +1 कूलम है। ठीक है, और ये चूंकि एक सर्कुलर सा पार्ट है तो इसका रेडियस मैं बता रहा हूं आपको कि 1 मीटर है। रेडियस कितना है? 1 मीटर। आपको सवाल क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, आपसे बोला गया कि फाइंड नेट फोर्स ऑन +1 कूलम एट सेंटर इन I कैप एंड J कैप। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा क्लू दे दिया कि इस डायरेक्शन के लिए तुम्हें I कैप लेना है और इस डायरेक्शन के लिए J कैप लेना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इधर ही I लेते हैं उधर ही J लेते हैं, इसमें बताने की क्या जरूरत है। तो नहीं, कन्वेंशन के हिसाब से कभी कभी हम लोग चेंज भी कर देते हैं, हम लोग एक्सिस बदल देते हैं कि नहीं एक्स उधर है वाई उधर है, अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ ये देने का मतलब है कि स्टैंडर्ड जो है वही फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट निकालते हैं। मैं काफ़ी धीरे बताऊंगा, फॉलो करना, समझना। ठीक है, सिर्फ वेक्टर है और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें वेक्टर आता है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम रुक के चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो स्क्रीन को पॉज करके कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तुम खुद से निकाल भी सकते हो। और बाद में जब तुम फंसोगे तो तुम फॉलो कर लेना आगे देख करके कि कैसे बनाया गया। तो चलो शुरू करते हैं। एक बात बताओ, ये जो +12 कूलम है ये इस पर एक फोर्स नीचे की ओर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो भाई चलो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं पहले तो आराम आराम से। ठीक है, ये हुआ भाई, नीचे एक फोर्स लगेगा वो लगाएगा। ठीक है, तो इस वाले का फोर्स नीचे लगेगा, इसका डायरेक्शन कंफर्म हो गया। सवाल है कितना लगेगा, जरा तुम सोचो तो कितना लगेगा। ठीक है, क्या तुम बोलते हो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K इंटू Q1 हो गया 12 कूलम, Q2 हो गया 1 कूलम बाय आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ के बीच का? 1 मीटर। तो 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया, टर्म को देखो तो जरा समझ के, तो ये हो गया 12K। जरा समझना, फॉलो करना। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये 1 कूलम वाले को देखें, जरा सावधानी से काम करना है। ठीक है, ध्यान से, हाँ देखो। ये इस पर लगाएगा, ये 1 जो है इसकी ओर लगाएगा। तो 1 कूलम जो फोर्स लगाया वो लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, और कितना लगाएगा सोचो, K इंटू 1 इंटू 1 है ना, यानी बेसिकली 1K। मैं सीधा लिख देता हूँ 1K। सोचो ना, K इंटू 1 इंटू 1/1 स्क्वायर ही तो लगाएगा ना 1 कूलम वाला। 2 कूलम वाला कितना लगाएगा, खुद से सोचो, खुद से कितना लगाएगा, 2K। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 2K इंटू 2 इंटू 1/1 स्क्वायर। तो ये 3 कूलम वाला कितना लगाएगा इस पर, सोचो ध्यान से। 3 कूलम वाला कितना लगाएगा इस पर? 3K है ना, तो 4 वाला कितना लगाएगा? 4 वाला लगाएगा 4K, 5 वाला लगाएगा 5K, और 6 वाला लगाएगा 6K।
अब मुझे एक एक करके बताने की जरूरत नहीं है ना, या कैसे हो रहा है, तुम समझ पा रहे होगे। अब अगर सोचो तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस चलाओ तो तुम्हें समझ, अच्छा नेट फोर्स निकालना है इसी पर, यही ना +1 कूलम चार्ज है, इसी पर नेट फोर्स निकालना है। तो सोचो तुम अगर समझदार हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चूंकि 12 के नीचे लग रहा है और 6 के ऊपर लग रहा है, मतलब इसका क्या है कि 6 के नीचे लग रहा है। देखो और समझो, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैंने मिस किया है, ऊपर उधर वाले को नहीं लिया है, देखो इधर वाले का 6 तक मैंने ले लिया, ठीक है। अब इधर देखो, आगे देखो 7 को, देखो 7 किधर लगाएगा, उस 1 की ओर, तो लो यहाँ पर 7 के हो जाएगा, यहाँ पर 8 के हो जाएगा, यहाँ पर 9 के हो जाएगा, यहाँ पर 10 के हो जाएगा, और यहाँ पर 11 के हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पता पड़ गया होगा कि ये 10 के 11 के कहाँ से आ रहा है। सिंपली 10 कूलम वाला जो फोर्स लगा रहा है वो 10 के है, जो 11 कूलम वाला लगा रहा है वो 11 के है। कैसे सर? k इंटू 10 इंटू 1/1², ठीक है। चलो तो देखो ये 12 में से 6 जाएगा तो नेट नीचे बचेगा कितना, 6 के, यानी ये दोनों फोर्स को हम लोग सॉल्व कर लिए, ये आ गया इसके बदले। अब सिमिलरली अगर तुम देखो तो 7 के अपोजिट 1 है, यानी यहाँ पर भी 6 के आएगा, 8 के अपोजिट 2 है देखो, तो यहाँ पर भी 6 के आएगा, 9 के अपोजिट 3 है तो यहाँ पर भी 6 के आएगा, 10 के अपोजिट 4 और 11 के अपोजिट 5 है, तो ये भी 6 के और ये भी 6 के। अब अगर तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो तो तुम्हें बेसिकली 1 2 3 4 5 6 फोर्सेज लगते हुए मिल रहे हैं। थे कितने? 12। तुमने उसे सिंप्लीफाई करके कितने में बदल दिया? 6 में। लेकिन क्या आंसर वैसे लिखोगे? वो रहेगा आंसर? नहीं ना, तुम्हें टोटल फोर्स निकालना है। तो टोटल फोर्स कैसे निकाला जाए? बोला है आई और जे के टर्म में, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें वेक्टर आ रहा है, ठीक है ना। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ इतना बोलने के बाद भी। आओ देखो, इस बक्से में थोड़ा सा बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि अगर कोई वेक्टर हो ना, मैं इधर ले रहा हूँ, इसका मतलब जरूरी नहीं कि इधर हो, वो कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है। बस इतना बात याद रखना कि अगर ये वेक्टर थीटा एंगल बनाए ना, थीटा में कुछ भी हो सकता है, 30 60 45, थीटा एंगल बनाए किसी भी साइड से, कहीं से, मुझे नहीं पता कहाँ से, तो जिस तरफ बना रहा है उस तरफ उसका एक कंपोनेंट ले लेना। अगर ये वेक्टर का नाम ए है या इसकी वैल्यू ए है, तो इस तरफ होगा ए कॉस थीटा और दूसरी तरफ हो जाता है ए साइन थीटा, ठीक है ना। यानी इस वेक्टर को भूल जाओ जब तुम इन दोनों टुकड़ा में तोड़ दो, तो ये दोनों जुड़ के ये बनता है, या यूं कहो कि इसको तुम तोड़ दिए ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा में। इस डायरेक्शन के लिए क्या है देखो, आई कैप, और इस डायरेक्शन के लिए क्या है, जे कैप। तो एक बात और जान लो, उल्टा डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप लिखा जाता है और जे के उल्टा डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप लिखा जाता है। अगर तुम्हें यहां तक बात समझ में आ गई हो तो चलो, अब नेट फोर्स निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। क्यों? देखो क्यों। सोचो ये टोटल कितना बनाएगा, 360 डिग्री। अब सब सोचो इक्वली इक्वल डिवाइड है ना 12 पार्ट में, इसका मतलब सब 30 30 30 30 बना रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना है, 30 डिग्री। ये एंगल भी कितना है, 30 डिग्री। ये एंगल भी कितना है, 30 डिग्री। ये एंगल भी कितना है, 30 डिग्री। और फाइनली ये वाला एंगल भी कितना ही होगा, 30 डिग्री ही होगा। तो सोचो नेट फोर्स अगर अपने को निकालना है, अब देख ध्यान से बाबू, अगर नेट फोर्स तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे? सोचो, यहां लिखते हैं कि नेट फोर्स इक्वल्स टू, पहले इसके बारे में सोचो, पहले वाले का हालचाल देखो। ऑरिजोनटल के साथ 6 के कितना बना रहा है ऊपर वाला, 30 30 60, ये बना रहा है ना। तो सोचो जैसे ये ए था और ये थीटा बनाता था, तो इधर एक कॉस थीटा इधर ए साइन थीटा लिखते थे। तो 6 के लिए क्या लिखोगे, 6 के कॉस थीटा यानी कॉस 60, किधर, नीचे की ओर, नीचे मतलब एक्स एक्सिस की ओर, इसलिए उसमें कौन सा लगा दिए हम, आई कैप। और इसका एक दूसरा कंपोनेंट किधर आ जाएगा, ऊपर। यानी हम लिख सकते हैं 6 के साइन 60 इंटू जे कैप। ये वाला क्लियर हो गया, यानी उसको आई और जे में तुमने लिख लिया। अब सिर्फ 6 के खत्म हो गया, अब दूसरे 6 के पे आते हैं। चलो समझना जरा बात को, ठीक है। दूसरे 6 के पे आते हैं। दूसरा 6 को देखो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो क्या लिखोगे, 6 के
cos 30 आई कैप, है ना, और दूसरा परपेंडिकुलर फिर ऊपर कंपोनेंट जाएगा तो प्लस में फिर से लिखूंगा प्लस 6k sin 30 जे कैप। अगर तुम्हें वेक्टर आता होगा ना तो तुम्हें बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, स्लो स्लो बता रहा हूँ। आगे क्या है, ये 6k तो सीधा इसी तरफ है ना, ये दोनों का तो काम खत्म हो गया यहाँ पे। 6k डायरेक्ट x में है तो सीधा 6k को क्या लिख दो, डायरेक्शन दे दो सीधा आई कैप, ठीक है। अब प्लस, अब इसकी बारी है, तो देखो अगर वेक्टर ऐसा हो, अगर वेक्टर ऐसा हो और थीटा इधर बना रहा हो तो क्या लिखोगे, अगर ये a है तो इधर लिखोगे a cos थीटा, लेकिन साइन थीटा इस बार किधर जाएगा, इधर, है ना। तो इधर वाले को तो आई कैप मिलेगा, लेकिन इधर वाले को क्या मिलेगा, माइनस जे कैप, ध्यान से। हाँ, तो 6k का एक कंपोनेंट इधर आया तो मैंने लिखा भाई 6k cos 30 आई कैप, लेकिन इसका एक कंपोनेंट नीचे भी तो जाएगा तो क्या लिख दोगे उसको, माइनस 6k sin 30 जे कैप। ये भी खत्म हो गया। अब इसको देख लो, सेम वे में क्या लिखोगे, 6k cos 60 आई कैप, और इसका नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा माइनस 6k sin 60 जे कैप, और ये तो डायरेक्ट नीचे ही है बेटा, तो इसको सीधा लिख दो माइनस 6k जे कैप। देखो कौन कौन सा उड़ेगा, देखो ये प्लस 6k sin 30 जे कैप है, ये माइनस 6k sin 30 जे कैप है, इसको हटा दो, ठीक है। देखना कुछ गड़बड़ ना कर दें हम। ये प्लस 6k sin 60 जे कैप है या माइनस 6k sin 60 जे कैप है, इसको भी हटा। और कुछ, मेरे ख्याल से तो नहीं, नहीं और कुछ तो नहीं है। चलो देखो 6k cos 60 आई कैप, 6k cos 60 आई कैप कितना हो गया, 12k cos 60 आई कैप। आ देखो 12k cos 60 आई कैप। आगे ये हो गया, कौन कौन बच रहा है, 6k cos 30, 6k cos 30 कितना हो गया, 12k cos 30 आई कैप। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये और ये बचा है, यानी 6k आई कैप माइनस 6k जे कैप, ठीक है। चलो अब देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तुम्हें पता है, अगर यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तो 2 से ये कटेगा 6 टाइम में, यानी बेसिकली ये हो जाएगा 6k आई कैप प्लस ये हो जाएगा cos 30 √3/2, 2 से ये कटेगा 6 टाइम में तो ये हो जाएगा 6 √3k, ठीक है। अगेन आई कैप 6k आई कैप माइनस 6k, हम लोग बस आंसर के आसपास हैं, ये रहा, यहाँ आ जाते हैं, इस तरफ देखो कितना हो जाएगा, 6k आई कैप 6k आई कैप 12k आई कैप प्लस 6 √3k आई कैप माइनस 6k जे कैप। अब अगर तुम्हें यहाँ पर आंसर छोड़ना है छोड़ दो, आ गया आंसर। अगर तुम्हें थोड़ा नखरा करने का मन है तो कर सकते हो, देखो क्या 6k कॉमन ले लोगे, यहाँ क्या बचेगा 2 आई कैप प्लस, नहीं सॉरी 2 प्लस √3 आई कैप, ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ ना करा, और यहाँ हो गया माइनस 6k जे कैप। ये है अपना आंसर। तो ये एक अच्छा सवाल था वेक्टर की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो मतलब अगर तुम्हें वेक्टर आता है तो फिर सवाल कोई खास बात नहीं था, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा सवाल का लेवल जो है ना बदलेंगे और कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, यही क्वेश्चन नहीं होगा, डाटा नहीं दे रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। समझिए जरा बात को, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि समझ लीजिए दो पेंडुलम बॉब है, ऐसा समझिए आप, ध्यान से देखना है, ठीक है। मान लीजिए इसके पास कुछ चार्ज Q1 है और इसके पास कुछ चार्ज Q2 है, ठीक है। मास कुछ मान लीजिए m है दोनों के पास, जरूरी नहीं है m हो, m1 m2 भी हो सकता है, पॉइंट वो नहीं है, अभी मान लेते हैं बराबर है, ठीक है। अगर मास बराबर होगा तो दोनों पर mg नीचे लगेगा, तो उस हिसाब से ये कुछ थीटा बना रहा होगा इधर और ये कुछ बना रहा होगा थीटा इधर। बात को ध्यान से सुनना समझना है, ठीक है। इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है। तुम्हें समझ में आ रहा है पहले क्या हो रहा है। ये एक बॉब है जिसका मास m है, इस पे चार्ज Q2 है, ये बॉब है इसका मास m है, इस पे चार्ज Q1 है, और इस स्ट्रिंग का लेंथ दोनों का बराबर है L और दोनों इस वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब ना मुझे इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन क्यों लिखना है, क्योंकि ऐसे फॉर्मेट का सवाल आपको आएगा और तब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, कैसे फॉलोअप करोगे तुम उसके बाद वो तुम पे है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ना जब कभी भी फोर्स वाला बात आता है ना ऐसा, तो हम लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, सिंपली इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो दिखाना है। तो चलो दिखाते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, बोलो। एक तो मास है तो mg नीचे लगेगा, ठीक है। और ये Q1 है, ये Q2 है भैया, तो ये तो इसको रिपेल करेगा ना। कितने फोर्स से करेगा और किधर करेगा, इधर करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्वेश्चन है कि कितना लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर तुम थोड़ा जानते हो, ज्योमेट्री सही है तुम्हारी, तो देखो अगर ये L लेंथ है तो ये L इतना दूर L साइन थीटा होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, तो ये L है तो ये L cos थीटा होता है, ये L साइन थीटा होता है। ये भी L है और ये भी थीटा है, इसका मतलब ये भी L साइन थीटा होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2L साइन थीटा। यानी यहाँ पर जो R है, R की वैल्यू क्या हो गई, मतलब जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो ये भी हो गया। अब रस्सी है ना भाई, तो रस्सी में टेंशन भी तो काम करेगा कि नहीं करेगा, सोचो। रस्सी में टेंशन भी तो काम करेगा, ये टी है कि नहीं। अब जरा सोचो, ये तीन फोर्स इस पे काम कर रहा है। अब अपने को इक्वेशन लिखने सीखना है। आइए देखिए, अगर ऊपर थीटा, अगर ऊपर थीटा, तो ये देखो ये भी थीटा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर कितना हो गया, टी कॉस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब बच्चा मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, ठीक है, ये तो गड़बड़ा जाओगे। सोचो अगर दो बॉब है और एक ही जगह से उसको कॉमन पॉइंट से अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्ट करके रखें और दोनों चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों दूसरे को रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करके एक सर्टेन पॉइंट होगा जहां तक वो रिपेल कर सकता है, उसके बाद ऐसा थोड़ी कि नहीं तो वो हमेशा जीवन भर भगाते रह जाएगा, वो स्ट्रिंग से अटैच है ना। तो जहां तक जब नेट फोर्स दोनों पे जीरो हो जाएगा तो दोनों रुका रहेगा, यानी ये सिचुएशन रहेगा। तो अब ये अगर बैलेंस्ड है दोनों चार्ज पार्टिकल, तो किसी एक का काम करेंगे तो दोनों का पता चल जाएगा। तो बैलेंस्ड है तो कौन फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, देखो mg को कौन बैलेंस करेगा, कोई ऊपर आना चाहिए। ऊपर कौन है, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट, यानी हम लोग लिखेंगे कि t cos थीटा बराबर mg। क्या क्या कर रहे हो सर आप, अरे टेंशन का एक कंपोनेंट इधर कर दिए वर्टिकल और एक कंपोनेंट ऑरिजोंटल कर दिए, तो ऑरिजोंटल वाला ऑरिजोंटल को बैलेंस कर रहा है और वर्टिकल वाला वर्टिकल को बैलेंस कर रहा है। तो t cos थीटा इक्वल्स टू mg और t sin थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज k q1 q2 बाय 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। बस अगर तुमको ये दो इक्वेशन पता चल जा रहा है तो तुम कुछ भी निकाल लोगे ना यार, कुछ भी दिया रहेगा और कुछ भी पूछेगा कितना वेरिएबल इसमें है देख लो और उस हिसाब से सॉल्व कर लो। अब उसमें कभी कभी थीटा भी पूछ देता है तो क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दोगे, साइन बाय कॉस टेन थीटा हो जाएगा, टी टी कट जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाय 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय एम जी वगैरह, है ना।
तो आगे बस क्या है, बस घुमाना फिराना है, ठीक है ना। एक बार अपने को अगर समझ में आ गया कि कैसे करना है, तो डाटा वाटा गिवन होगा, तुम सॉल्व कर सकते हो पुट करके, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पे थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं एक आध। देखो जैसे ऐसा ही एक सवाल है, मान लेते हैं कि वेल लो ऐसा है, ठीक है, थोड़ा अलग अलग हो गया है बट ऐसा मानो मत तुम, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि कुछ एंगल है थीटा वन, आई डोंट नो कितना, कुछ एंगल है थीटा टू, आई डोंट नो कितना, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्ज है Q1 और मास है m, यहाँ पर कुछ चार्ज है Q2 और मास है m। बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना। मेरे को बोला कि आपको कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, बताइए सही कौन सा है। मान लो मैंने दे दिया एक ऑप्शन थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन, एक ऑप्शन मैंने दे दिया थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू, और चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया चौथा नन, ठीक है ना, चारों में से कोई नहीं, ठीक है। तो बताओ आंसर क्या होगा, जरा सोचो खुद से, ठीक है। मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ लाइव वीडियो में ही, या तुम पॉज करके सोच सकते हो। देखो कि ऐसा सिचुएशन है, ये दो पार्टिकल है, कॉमन पॉइंट से अटैच्ड है, ऐसे ये एम मास Q1 चार्ज, एम मास Q2 चार्ज, मास दोनों का सेम है। तो बताओ कि जो अगर ये जब दोनों इक्विलिब्रियम में है ऐसे, तो किसका वर्टिकल के साथ एंगल ज़्यादा बनेगा, थीटा वन का बनेगा, थीटा टू का बनेगा, या फिर बराबर बनेगा। या सर पता नहीं, आंसर नहीं आ सकता है, अनसफिशियंट डाटा है, मुझे नहीं पता। सोचो, अब मैं बताता हूँ। देखो अगर तुम्हारा सोचा हो गया तो जरा समझना बात को ऐसे, ठीक है। कूलम्स लॉ में तुम्हें एक बात पता चला है, अगर मैं नहीं बताया हूँ, अगर भूल गया हूँ तो अलग बात है, बाकी अगर बता दिया हूँ तो अलग बात है, कि कूलम्स लॉ जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर ये इस पर 10 न्यूटन इधर लगा रहा है, तो ये भी इस पर ठीक उल्टा और ठीक उतना ही लगाएगा 10 न्यूटन, है ना। यानी अगर ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये उस पर इतना लगा रहा तो ये भी उस पर इतना ही लगाएगा। अगर ये 11 न्यूटन है तो ये भी 11 न्यूटन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि फोर्स तो ये उस पर KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर ही लगाएगा ना, है कि नहीं। तो सोचो अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो ये उस पर अगर KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर इधर लगाएगा, तो ये भी तो इस पर KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर फोर्स से लगाएगा ना। तो दोनों पर तो फोर्स लेफ्ट और राइट में बराबर ही लग रहा है। तो और दूसरा बात कौन सा बचता है, mg। सोचो नीचे कौन ला रहा है, mg ना। दोनों को, दोनों पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, दूर जाने के लिए, और नीचे दोनों को कौन ला रहा है, mg ला रहा है। तो जब दोनों को बराबर ही फोर्स ला रहा है ऐसे, तो वर्टिकल के साथ दोनों कितना एंगल बनाएगा, बराबर। इसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस का सवाल था बाबू, तो हटा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छा है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मान लो चार्ज बराबर है और मास जो है m1 और m2 है, ठीक है। सेम सवाल, कौन सा सही है बताओ। थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, या नन, कोई नहीं। कंडीशन मैंने दिया नहीं है, सॉरी। m1 इज ग्रेटर देन m2, हाँ सवाल इनकम्प्लीट था, वैसे नहीं बनता। अब सोचो m1 इज ग्रेटर देन m2, अब सोचो, सोचो सोचो। देखो चार्ज Q है, हालांकि नहीं भी तो उससे कोई लेना देना नहीं था, तो दोनों एक दूसरे पर बराबर बराबर फोर्स लगा देगा, तो इस Q की बात करने का तो कोई लॉजिक नहीं है। अब सवाल है इधर m1g है, इधर m2g है, तो m1g का, m1 ज्यादा है तो m1g का वेट ज्यादा होगा, और m2 कम है तो m2g का वेट कम होगा, तो ये ज्यादा झुकेगा और ये कम, है कि नहीं। तो अगर ये ज्यादा झुकेगा तो इसका मतलब ये पार्ट कम होगा, यानी थीटा वन जो है वो कम होगा और थीटा टू ज्यादा होगा, यानी थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन, दिस वन इज आंसर इस केस में। समझ आया, हाँ आई थिंक समझ आ गया होगा। चलो अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं और वैरायटी।
ये भी 45 बना रहा है, ये भी 45 बना रहा है, इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, ठीक है। और मास ले लेते हैं कुछ M ले लेते हैं, इसका भी M और इसका भी M, चार्ज कुछ Q2 है, ठीक है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये L लेंथ है, ओके गुड। ये इनिशियल सिचुएशन है सवाल का। इनिशियली ना सवाल कुछ मतलब सवाल क्या, डायग्राम कुछ ऐसा है कि एम मास का बराबर मास का है, Q1 Q2 चार्ज है, दोनों एक दूसरे से मतलब इस 45 बना रहा है वर्टिकल के साथ, ऐसे है। इसको कुछ क्या किया गया, मान लो किसी ने इसको पकड़ के ऐसे ले गया, ठीक है, और जब एंगल दोनों का 53 हो गया, दैट केस में अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, 53 37 30 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी कर सकता हूँ यार, कुछ भी। मैं एक डाटा ले रहा हूँ बस ऐसे ही 53 डिग्री। यहाँ पर और इस केस में लाके रिलीज कर दिया गया है इसको, समझते हैं इसका मतलब। ऐसे है 45 से 53 कब होगा, जब इसको ऊपर लेके जाओगे, दोनों कैसे लेके गए यहाँ से छोड़ दिए, तो जैसे छोड़ोगे तो नीचे क्यों आएगा ना, तो नीचे आने का मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है तभी तो, वरना तुम ले जा करके तो जीरो वेलोसिटी दिए थे उसको। तो अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो क्वेश्चन है कि कितना एक्सेलरेशन है उस इंस्टेंट पर जिस समय इसको रिलीज किया हो। फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। एक्सेलरेशन के बजाय मैं ऐसे पूछता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। एक बात यहाँ पे और लिखा है कि इन टर्म्स ऑफ जी ओनली, ठीक है, मतलब कि सिर्फ जी के टर्म्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है, यानी एम Q1 Q2 L वगैरह ना कुछ नजर नहीं आना चाहिए। चलो देखते हैं यार कि कैसे होगा, ठीक है, आओ। अगर तुम ट्राई करोगे तो करो, तुम स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, सॉल्यूशन तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, देख लो पहले, ट्राई कर लो। और अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता, मैं उसे जब देखूंगा, जब पॉसिबल होगा, मैं क्लियर जरूर करूंगा, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो बताओ जरूर मुझे। आओ चलो देखते हैं कि अब क्या कह रहा है ये। पहले तो मेरी बात समझो जरा सा, जब कभी ऐसा सवाल मिले ना, ऐसा नहीं कैसा भी सवाल मिले जिसमें दो सीन हो, ठीक है ना, कि कुछ दिया हुआ है और बोला कुछ ऐसा कर दिए तो बताओ ये क्या होगा, तो सिंपली हमेशा याद रखना दो केस तभी देता है एक ही सवाल में, एक ही सवाल के लिए, कोई ए बी नहीं, एक ही सवाल में अगर दो दो चीज मेंशन है, दो कंडीशन, दो केस लगा हुआ है एक ही क्वेश्चन में, तो सिंपली ऐसा समझो कि पहला वाला ना कुछ तुमको इक्वेशन देगा जो दूसरे वाले में यूज होगा, ऐसा समझो तुम, ठीक है, इसे थोड़ा सा दिमाग में रखना। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, जो एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का दो पार्ट है, वो भी नहीं, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में तुम्हें दो केस दे दिया है, ठीक है ना, दो सीन दे दिया है क्वेश्चन का, तो पहला वाला जो है सवाल जब ये है तो तुम तो सोच रहे हो कि पहले वाले से कोई लेना देना नहीं, नहीं, पहला वाला तुम्हें कुछ इक्वेशन देगा जो दूसरे वाले को निकालने में हेल्प करेगा। मैं बताता हूँ, आप देखो, जैसे पहले वाले का हाल समाचार थोड़ा पता करते हैं, आओ देखो, इधर जो है फोर्स कितना लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्या, सोचो फटाफट फटाफट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्या, यहाँ पर कितना लगेगा भाई, के Q1 Q2 बाय कितना हो जाएगा, सोचो सोचो सोचो, ये कितना हो जाएगा, L sin 45 L sin 45, यही ना, यानी 2L sin 45 यहाँ का डिस्टेंस हो गया, 2L sin 45 का होल स्क्वायर, उतना क्यों करने जाऊं, यही सॉल्व कर देता हूँ,
साइन 45 मतलब 1/√2, 1/√2 से √2 टाइम्स में कटेगा तो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का √2l, यानी यहाँ पर हो गया भाई √2l का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं। अब अगर यहाँ तक में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो के Q1 Q2 बाय √2l का होल स्क्वायर ये लग गया इस पे भाई। ओके ठीक है। अब अगर तुम मेरी बात ध्यान से देखो, हाँ ठीक है, के Q1 Q2 बाय √2l का होल स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे। और नीचे क्या काम कर रहा है, mg, और इधर क्या काम कर रहा है, टेंशन काम कर रहा होगा। लॉजिकली सोच के देखो तो t cos 45 इक्वल्स टू mg लिख सकते हो, और t sin 45 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसे ऐसा कर लेते हैं, लिख लेते हैं t sin 45 इक्वेशन नंबर 1, और ये t cos 45 बराबर क्या हो जाएगा, mg। तुम समझ पा रहे हो ना बच्चा, तो सोचो क्या लिख दोगे, t cos 45 इक्वल्स टू mg से इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बात बता बाबू, अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 करूं तो t कटेगा और sin 45 बाई cos 45 का tan 45 हो जाएगा, और tan 45 एक्चुअली में क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं tan 45 इक्वल्स टू लिख सकता हूँ के Q1 Q2 बाय √2 का होल स्क्वायर 2l स्क्वायर। अब बाय mg के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, चलो 2 इंटू एम जी को इधर लेते आओ। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे थोड़ा सा जो मैं कर रहा हूँ, तो के Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली तुमको, 2mg। इसको रख लो, ठीक है। ये क्यों निकाले सर, आपको पता है सर, मुझे कहाँ से पता होगा, ये वो कुछ से कुछ। आओ देखो बताते हैं कैसे। ये Q2m है, ये Q1m है, यहाँ पे बात करते हैं इस वाले सीन को। देखो जरा सा, जब ये 53 पे पहुंच गया ना बाबू, जब ये 53 पे पहुंच गया है तो लॉजिकली सोच के देखो, बोला है सिर्फ जी के टर्म्स में, यानी टेंशन तो नहीं आना चाहिए। और सोच, गोली मारो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मांगा है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, इसको, ये टेंजेंट हुआ, ये पार्टिकल ऐसे ना आएगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ। तो इसके अलोंग सिर्फ फोर्स को देखोगे, परपेंडिकुलर वाले के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। अगर परपेंडिकुलर वाले के बारे में सोचने की कोई जरूरत है तो ये इस वाले के बारे में तो सोचो ही मत। तो सीधा देखो, इस वाले के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। जो इस लाइन में होगा उसको सोचना ही नहीं है। आओ देखो, इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, एक लग रहा है नीचे mg, और उधर टेंशन तो उसको सोचना नहीं है, इधर लग रहा है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई बताएगा मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है यहाँ पर 53 वाले केस में, क्या लिखोगे 53 वाले केस में क्या लिखोगे, देखो 2l sin 53। चलो यार करते हैं, के Q1 Q2 दिख तो रहा है ना वहां तक, हाँ दिख रहा है, के Q1 Q2 बाय के Q1 Q2 बाय 2l sin 53, 2l sin 53 का होल स्क्वायर, 2l sin 53 का होल स्क्वायर। हाँ चलो, अब तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, इस वाले को कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय 2l यानी 4l स्क्वायर साइन 53 कितना होता है भाई, साइन 53 होता है शायद 4/5 आई थिंक, यस 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर, यानी इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 16/25, सॉरी ऐसा लिख सकता हूँ। इस 25 को अगर ऊपर ले जाओ तो 25/16 4 जा 64, के Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर। देखो मैंने क्यों ये निकाला था, के Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2mg आ गई। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 25/64 इंटू 2mg। अब ध्यान सुन, ये तो सिर्फ इसका वैल्यू आया है ना, ये हाँ ये सिर्फ इसका वैल्यू आया है। ये अगर 53 है तो जरा देखो तो कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना करूं, क्या ये भी 53 है, और ये 53 है, ये 37, तो ये भी 53 है, यस।
इसका मतलब ध्यान से देखना प्लीज, ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ ई कॉस 53 और ये वाला कंपोनेंट हो गया एम जी साइन 53। सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान दो। तो टेंजेंशियल कौन सा है? सिर्फ ये वाला। अब देखो एफ ई का एक कंपोनेंट कॉस वाला इधर आएगा तो साइन वाला इधर आएगा, लेकिन मुझे इस वाले से कोई काम ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर है ना टेंजेंट के। और इसका भी एक कंपोनेंट इधर है साइन 53 पर कॉस तो इधर आएगा, बट इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो मुझे इसके अलोंग देखना है। तो तुम्हारा पार्टिकल छोड़ने पर किधर आएगा? इस तरफ आएगा ना। इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, तो तुमने न्यूटन लॉ से क्या लिखोगे? यहाँ देखो क्या लिखोगे तुम, कि भाई एम जी साइन 53, एम जी साइन 53 माइनस एफ ई कॉस 53 इक्वल्स टू एम ए। सोच के देखो यार मैंने क्या लिखा है, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यही ना। और एक्सेलरेशन कौन सा होगा? टेंजेंशियल। तो लॉजिकली सोचो जरा सा कि एम जी साइन 53 कितना होता है? 4/5 होता है, बस मुझे याद सही से हो तो 4 mg/5, ठीक है ना, माइनस एफ ई कॉस 53, कॉस 53 था 3/5, तो 3/5 इंटू दिस, ये है ना एफ ई, तो 50 mg/64 इंटू 3/5 इक्वल्स टू m80। m से m गया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। हाँ चलो, सही है ना सब? हाँ सही है। आओ देखो तो कितना हो रहा है, a इक्वल्स टू कितना हो गया? सिंपली 4g/5 माइनस 5 से हो गया 10 टाइम्स में, तो 10 3 30g/64। इसका क्या आंसर आएगा भाई? 64 कुछ। 66 पॉइंट जो भी हो यार, अब ये कुछ समथिंग लाइक दिस आंसर आना चाहिए। अगर मैंने कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं किया है तो आंसर यही होगा, और अगर कहीं कोई मिस्टेक हुआ है तो गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक तुमको लगता है कि सही है, पता नहीं है मैंने डायरेक्ट किया है तो कुछ मिस ना हो जाए, बस देख लेना। हाँ मिस हुआ तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स में, ये हो जाएगा 150, तो गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा 116 होना चाहिए आई थिंक, तो ये हो जाएगा 50। और भी कट सकता है ये, देखो कुछ गड़बड़ ना हो, चलो सब ठीक है तब यहाँ तक। हाँ वही तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। ओके, ये सवाल अपना हो गया। और अगर ये हो गया तो अब हम लोग कुछ अच्छा सवाल करते हैं, आओ और बढ़िया थोड़ा सा देखते हैं। तुमने कभी लामीस थ्योरम का नाम सुना है तुम लोगों ने? आप देखो, ध्यान समझना, वेक्टर का लॉ है बस, ऐसा कुछ कोई खास बात इसमें नहीं।
मान लो दो वेक्टर हो, क्योंकि हम लोग को फोर्स फेस करना है तो मैं फोर्स ले रहा हूँ। F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया। मान लो F1 के अपोजिट में ना एंगल बन रहा है कुछ अल्फा, ठीक है। F2 के अपोजिट में कुछ एंगल बन रहा है बीटा, और F3 के अपोजिट में कुछ एंगल बन रहा है गामा, ठीक है। तो इसका क्या कहना है कि अगर इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू जीरो हो जाए, यानी जिस पॉइंट पर ये तीन फोर्स लग रहा है तीनों मिल के रिजल्टेंट जीरो दे दे, तो F1 by sin alpha equals to F2 by sin beta equals to F3 by sin gamma, बराबर कांस्टेंट, ठीक है। इसको अगर तुम सिर्फ ऐसे देखोगे ना तो ये तुमको लगेगा इजी है, ठीक है। लेकिन जब सवाल तुम्हारे सामने आएगा ना, तब तुम अगर पकड़ लो कि ये चीज लगा करके तुम सवाल बना सकते हो, तो लामिस थ्योरम कभी कभी ना ऐसे ऐसे सवाल को जिसका सॉल्यूशन 1.5 पेज में आ रहा है, 2 लाइन का सॉल्यूशन बना देता, 1 लाइन का सॉल्यूशन बना देता, डायरेक्ट बस ये यहीं से आंसर निकल आएगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैं एक सवाल करा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। चलो देखते हैं उसको। देखो यहां से ना एक स्ट्रिंग अटैच किया गया एल लेंथ का, ध्यान से समझो। और यहाँ एम मास और क्यू चार्ज दिया गया इसको, लेकिन जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ नीचे, उतना ही लेंथ नीचे, ठीक है। एक वही क्यू चार्ज को, मतलब वही चार्ज क्यू नहीं, मतलब उतना ही अमाउंट का चार्ज क्यू को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। अब सोचो मेरी बात को तुम, अगर इसको फिक्स कर दिया यहाँ पर और ये पॉजिटिव चार्ज है और वो भी पॉजिटिव है और वो इधर आएगा, तो ये उसको आने देना चाहेगा नहीं, तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। और रिपेल करके तब तक रिपेल करते करते उसको एक ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां पर वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब वो इधर नहीं आ सकता, जैसे इधर आना चाहेगा ये फोर्स लगा के रखेगा, नहीं तुम नहीं आ सकते। तो ये जो है ये चीज, ये कंडीशन है अभी भाई। मेरे से बोला कि फाइंड ये वाला रस्सी है, ठीक है ना, ये दीवार है, ये फिक्स्ड है, ये वॉल वगैरह तुम समझो या जो समझो हमको नहीं पता, ये रिजिड वॉल है जो भी समझो तुम, ये स्ट्रिंग है, बस इतना ध्यान रखना है, मासलेस ऑफ फोर्स। तो तुमसे बोला गया फाइंड टी इन स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में होगा तब कितना टेंशन है स्ट्रिंग में ये बताना है। अब एक बात बताऊं मैं, अब अगर इसका मैं सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी प्रोसेस लेकर के करूंगा ना, तो ट्रस्ट में 1.5 पेज से ज़्यादा जाएगा तुम्हारी कॉपी का, या मेरा एक बोर्ड से ज़्यादा भर जाएगा। लेकिन अगर तुम अभी इसको देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सिर्फ एफबीटी बना लो, तो तुम लामिस थ्योरम लगाओगे, तुम्हारा एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो कैसे समझाते हैं। ऐसा समझो कि अगर ये एल है, ये एल है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो पहले तो एक बात अपने को सीधा सीधा क्लियर कर लेते हैं, एक बात मतलब डील सीधा कर लो कि यहाँ तो इलेक्ट्रोसिटी फोर्स लगेगा ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कितना लेगा वो बात की बात है, वो पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, उसको रहने दो। कितना लेगा मुझे नहीं पता ना, फिलहाल जानना है, ठीक है। ऐसे हो गया। अगर ये देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो अगर ये वाला एंगल कुछ होगा, मान लेते हैं कुछ कुछ ले लेना थीटा समथिंग, मान लो थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, तुम्हें समझ में आता होगा, है ना। ये थीटा तो ये भी थीटा,
अच्छा mg नीचे लगेगा क्या? mg जरा सोचो तो, mg नीचे लगेगा क्या? mg नीचे लगेगा, यस। अब तुम ध्यान से सोचो, अगर ये भी एक वर्टिकल लाइन है और ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, तो ये वाली लाइन क्या करेगी? ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखना कहीं नहीं पचने ना लग जाए। अब ये देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये थीटा, तो दिस वन शुड बी 180 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाना चाहिए? 180 माइनस थीटा, है कि नहीं? अब अगर तुम्हें ये समझ में आता है तो तुम्हें ये भी समझ में आता है कि यहाँ टेंशन टी लग रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन वो है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर महानुभाव नहीं जानते हो तो जान लो, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो है। यानी अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है, वो इक्विलिब्रियम है, तो वहां पे टेंशन कैसे निकालेंगे? तो सिंपली देखो, तीन फोर्स दिख रहा है तुमको, लामिस थ्योरम लगाओ तो देखो तो काम कर रहा है क्या? तो ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है? टी अपॉन टी के अपोजिट एंगल कौन सा है? साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू mg को देखो जरा सा, mg बाय साइन 180 माइनस थीटा। यहाँ पे सवाल में मैं थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ m एंड g। ठीक है, सिर्फ m और g के टर्म्स में आंसर लाना था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स करते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब तुम्हें एटलीस्ट तो तुम्हें समझ में आ ही गया है कि इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन जब किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो हम कहते हैं उसे कि वो इक्विलिब्रियम में है। अगर मान लो रोटेशनल मिक्स हो जाए थोड़ा सा, तो तब हमें कहना पड़ता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। यानी नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होगा पार्टिकल पे, तब हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, बट पॉइंट वो नहीं है, हम लोग मुद्दे से भटकते नहीं है। ऐसा समझो कि अब हम लोग थोड़ा सा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हल्का हल्का बात समझेंगे, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा मैं इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, पहले इक्विलिब्रियम समझो, प्रॉब्लम्स तो बाद में करना। देखो बेसिकली तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान सुनना। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ? सिंपली नेट फोर्स जहां पर जीरो हो। यानी अगर नेट फोर्स जीरो है तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। यानी चाहे वो स्टेबल में हो, चाहे अनस्टेबल में हो, चाहे न्यूट्रल में हो, है तो वो अगर इक्विलिब्रियम में है, तो ये कंडीशन तो हर हाल में सेटिस्फाई कर रहा है कि नेट फोर्स जीरो है। तो फिर ये तीनों डिफर कैसे करता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ऐसा पॉइंट या ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ से अगर तुम पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दो तो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर ही जाना चाहे, या एक कंजर्वेटिव फोर्स आ करके उसको उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर ही लेकर के जाने की कोशिश करता है, तब ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई मेरी थोड़ी सी? अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी पार्टिकल को तुम डिस्प्लेस करते हो, राइट करो लेफ्ट करो मुझे नहीं पता, चाहे लेफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है, तो जैसे ही तुम डिस्प्लेस करते हो, एक रीस्टोरिंग फोर्स जैसा कोई कंजर्वेटिव फोर्स अगर उसे उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेने के लिए आता है या ले जाता है, तो तुम ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को कहते हो कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता कि अगर तुम किसी पार्टिकल को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करते हो, वो ऑटोमेटिकली दूर भाग जाता है। ठीक है, तो वैसे को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कोई सिग्निफिकेंस इससे लेना देना नहीं है, न्यूट्रल मतलब जस्ट न्यूट्रल है।
ठीक है। तो इसको न्यूट्रल को तो मेंशन ही मुझे नहीं करना चाहिए था, बस मैंने ऐसे तीसरा टाइप बता दिया क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं अराइज होंगे, और इसके न्यूमेरिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम पे अराइज होते हैं। तो इसका मतलब बस ध्यान रखना, कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हल्का हल्का इक्विलिब्रियम के बेसिक को थोड़ा सा समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पोजीशन इक्विलिब्रियम है, कौन सा पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत अच्छे अच्छे होंगे, ठीक है, और फ्री चार्जेस फिक्स चार्जेस के साथ। तो आज की क्लास को रिवाइज कर लेना और कल के क्लास में मिलते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए इतना ही, सी यू।